Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss unit number 3, that's about compounds of nitrogen and sulfur. लिविंग सिस्टम में कार्बन हाइड्रोजन के बाद अगर सबसे इम्पॉर्टेंट कोई एलिमेंट्स हैं तो वो नाइट्रोजन और सल्फर हैं। नाइट्रोजन जो है ये अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स का भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसके साथ साथ न्यूक्लिक एसिड्स का भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो पार्ट है। दैन क्लोरोफिल जो कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं उनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उसके अंदर भी नाइट्रोजन जो है वो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पर पाई जाती है। देन सल्फ़र को अगर हम देखें तो कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जैसे सिस्टीन है, मैथियोनिन है, वो सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं। और उससे अल्टीमेटली आपको पता है अमाइनो एसिड्स की जब पॉलीमराइजेशन होती है तो उससे आपके पास जो है प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं। तो इस हवाले से सल्फ़र जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है लिविंग सिस्टम के लिए। प्लांट्स के जो रूट हेयर्स हैं या रूट सिस्टम है उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए सल्फ़र बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमें सल्फ़र के हवाले से अगर हम बात करें तो सल्फ़र के जो कंपाउंड्स हमने डिस्कस करने हैं, एक तो सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं, यहाँ X की वैल्यू 2 और 3 हो सकती है, मतलब ये या तो सल्फ़र डाइऑक्साइड है या फिर सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है। और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड है जी। सल्फ्यूरिक एसिड की हमने एक तो प्रिपरेशन पढ़नी है, प्लस इसके कुछ रिएक्शंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो सल्फ़र के तो ये कंपाउंड्स हैं। जहाँ तक नाइट्रोजन की बात है तो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं उसमें अमोनिया, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। ये बेटा हमारा सिलेबस है, यानी सल्फ़र और नाइट्रोजन के जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके सामने हैं। इसमें ये जो सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं इनको हमने एज अ पोल्यूटेंट पढ़ना है, मतलब एनवायरमेंटल पोल्यूशन में इनका क्या रोल होता है, ये हमें चैप्टर नंबर 16 में रीड करने को मिलेगा। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन है और उसके रिएक्शन हैं ये चैप्टर नंबर 4, ये बुक 2 की बात हम कर रहे हैं जी, सेकेंड ईयर। सेम अमोनिया की जो सिंथेसिस है बाय हैबर प्रोसेस, ये आपको चैप्टर नंबर 8 बुक 1 जो है वहाँ से मिलेगा। नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन भी आपको चैप्टर नंबर 4 बुक 2 से मिलेगी। और जहाँ तक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की बात है तो ये चैप्टर नंबर 15 बुक 2 जो है उसमें हमें पढ़ने को मिलेगा। ये मैंने आपको बता दिया है कि इस यूनिट के अंदर, यानी यूनिट नंबर 3 जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, सेक्शन बी, तो इसके अंदर कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फ़र हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये इसके जो है वो सिलेबस आउटलाइन है और ये आपने किन किन चैप्टर्स के अंदर ये टॉपिक डिस्कस करने हैं तो वो भी मैंने आपको साथ बता दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सल्फ़र से शुरू करते जी। तो नेक्स्ट हम सल्फ़र के जो कंपाउंड्स हैं उसमें ख़ास तौर पे सल्फ़र के जो ऑक्साइड्स हैं इनको हम पढ़ने जा रहे हैं। मीन इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड है और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है, तो इनको हमने एज अ पोल्यूटेंट जो है वो डिस्कस करना है। तो ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के तौर पर काम करते हैं। तो अगर हम इनका देखें, पोल्यूटेंट्स को हम पढ़ते हुए हम ये देखते हैं पहला कि इनका नेचुरल सोर्स क्या है, नेचर में ऐसे होने वाले कौन से प्रोसेस या रिएक्शन हैं जिनके ज़रिए ये एयर के अंदर शामिल हो रहे हैं। तो जो नेचुरल सोर्स की हम बात करते हैं तो वो है वोल्केनिक इरप्शंस। लावा वगैरह बेटा जब आता है तो तकरीबन 67% जो एनवायरनमेंट में आपको सल्फ़र के ऑक्साइड्स मिलते हैं तो वो वोल्केनिक इरप्शंस के ज़रिए आते हैं। बाकी जो सिंथेटिक सोर्स हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी कौन सी हैं जिनके ज़रिए सल्फ़र के ऑक्साइड्स एयर में शामिल हो रहे हैं, तो वो सबसे मेन है जी कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स की जो आप कंबस्शन करते हैं वो कहाँ कहाँ करते हैं,
इनकी कंबस्शन या तो ऑटोमोबाइल्स में होती है या फिर थर्मल पावर स्टेशन हैं जी। ये जो फॉसल फ्यूल्स की कंबस्शन है, इससे तकरीबन ना बेटा हम 9% तक एयर के सल्फ़र के जो ऑक्साइड्स हैं वो एयर में हम शामिल कर रहे हैं। 9% तक सल्फ़र के ऑक्साइड्स एयर में शामिल हो रहे हैं। तो एक्चुअली होता ये है, ये जितने भी फॉसल फ्यूल्स हैं, भले उसमें कोल है, पेट्रोलियम है या नेचुरल गैस है, इनके अंदर नेचुरली जो है वो सल्फ़र जो है वो 9% तक मौजूद होता है। तो इनकी जब फॉसल फ्यूल्स की जब आप कंबस्शन करते हैं तो गाड़ियों के धुएं से या जो थर्मल पावर स्टेशन हैं, इनकी जो चिमनीज़ हैं, इनसे वेस्ट गैसेस में सल्फ़र के ऑक्साइड्स जो हैं वो एयर के अंदर शामिल हो रहे हैं। तो अब ये चीज़ है कि सिंथेटिक सोर्स भी मैंने आपको बता दिया, नेचुरल भी बता दिया। अब ये है कि इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं क्या। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ये हैं कि ये जो सल्फेट एरोसोल्स हैं, ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस जो हैं वो कॉज करते हैं। रेस्पिरेटरी डिजीजेस जो हैं वो कॉज करेंगे। दूसरा इसमें एस्टिक रेन्स हैं। तीसरा स्मॉग है। सल्फेट एरोसोल्स, ये जितने भी हम आजकल एयर फ्रेशर्स या बॉडी स्प्रेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनके अंदर जो है वो सल्फेट एरोसोल्स शामिल होते हैं। तो एरोसोल्स हाई बॉइलिंग लिक्विड्स होते हैं, इनका जब आप स्प्रे करते हैं तो इनके जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के अंदर सस्पेंड हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं फिर उनको, ये जब आप सांस के ज़रिए इनको इनहेल करते हैं तो ये फिर जो है वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस जस्ट लाइक आप देखते हैं एस्थमा वगैरह जो है वो कॉज करते हैं। और चेस्ट की जितनी भी डिजीज़ेज़ हैं वो ज़्यादातर जो है वो इन सल्फेट एरोसोल्स को इनहेल करने से आती है। बाकी ये है कि सल्फ़र के ऑक्साइड्स जब एयर में शामिल होते हैं, एयर में इनकी अमाउंट हाई होती है, तो एयर में मौजूद ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ ये रिएक्ट करके ये सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं, जो कि एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट भी है। और ये रेन वाटर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड शामिल हो के ज़मीन पे आता है एस्टिक रेन की सूरत में। तो तीसरा ये है स्मॉग। आपने स्मॉग की एक टाइप पढ़ी होगी, ये रिड्यूसिंग स्मॉग। ये जो रिड्यूसिंग स्मॉग होती है ये भी सल्फ़र के ऑक्साइड्स की वजह से होती है। तो ये कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं सल्फ़र के ऑक्साइड्स के इन्वायरमेंट के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहे हैं। हम इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो कंट्रोल जब अगर आपने सल्फ़र के ऑक्साइड्स को करना है एयर के अंदर, तो इनका ये है कि जो तो आपके पास ऑटोमोबाइल्स के अंदर आप इन फॉसिल फ्यूल्स की कंबशन करते हैं, तो वहाँ आप जो है प्योर पेट्रोलियम जो है वो यूज़ करें। आपको पता है कि ऑटोमोबाइल्स में एलपीजी यूज़ होती है, सीएनजी यूज़ होती है, एलएनजी यूज़ होती है, पेट्रोल यूज़ होता है, डीजल यूज़ होता है। तो ये सारे जो हैं ये फॉसिल फ्यूल्स हैं जिनकी कंबस्शन होती है। तो ये आप सल्फ़र फ्री जो फ्यूल है वो इनके अंदर यूज़ करें, उसकी कंबस्शन होगी तो हवा में जो है वो सल्फ़र के ऑक्साइड शामिल नहीं होंगे। जहाँ तक थर्मल पावर स्टेशंस की बात है, तो थर्मल पावर स्टेशंस में ना जी हम ये FGD प्लांट जो है वो लगाया जाता है। FGD स्टैंड्स फॉर फ्लू गैस
डीसल्फराइजेशन। अब ये फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन जो है FGD प्लांट जो है ये यूज़ होता है थर्मल पावर स्टेशंस में। और इसका काम क्या है कि थर्मल पावर स्टेशंस में जब हम फॉसिल फ्यूल्स की कंबशन करते हैं और उनकी चिमनीज से सल्फ़र के ऑक्साइड जो एयर में शामिल हो रहे हैं, इनको ये जो है वो एयर में शामिल होने से रोकता है। हम क्या करते हैं, थर्मल पावर स्टेशंस में फॉसिल फ्यूल्स की कंबशन करके जो वेस्ट गैसेस चिमनीज के ज़रिए हमने हवा में फेंकनी थी, उनको सबसे पहले ये FGD प्लांट में जो है वो लिया जाता है। और यहाँ उनके ऊपर FGD प्लांट में हम क्या करते हैं, ये लाइम स्टोन है, इसको हम हीट करके इससे लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और फिर ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये सल्फ़र के ऑक्साइड्स को अब्जॉर्ब कर लेता है, कैल्शियम सल्फाइड या कैल्शियम सल्फेट बन जाता है। अब कैल्शियम सल्फेट में अगर हम वाटर डालते हैं तो हमारे पास जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसी ये चीज़ें बेटा बन जाती हैं। जिप्सम आपको पता है जी, ये कैल्शियम सल्फेट, इसके साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट के साथ ½ H2O होता है। तो अब आपके पास ये जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हैं ये बड़े ही इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल जो है वो प्रोडक्ट्स हैं। तो मतलब FGD प्लांट में वो सल्फ़र के ऑक्साइड्स जिन्होंने डायरेक्ट एयर में चले जाना था, आपने उनको FGD प्लांट में भेजा। यहाँ हमने लाइमस्टोन का इस्तेमाल करते हुए इनको जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस या ये एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, जिसको हम डेड बर्न्ट जिप्सम भी कहते हैं, इसके अंदर कन्वर्ट करके इसको जो है वो मुख्तलिफ मकासद के लिए यूज़ करते हैं। तो बाकी जिस तरह मैंने बताया ऑटोमोबाइल्स हैं तो उनके अंदर कोशिश करें जो फ्यूल है वो सल्फ़र फ्री यानी खालिस जो फ्यूल है वो इस्तेमाल करें, इससे जो है वो सल्फ़र के ऑक्साइड्स एयर में शामिल नहीं होंगे। नेक्स्ट जो है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए जी दुनिया में आपको पता है 2 प्रोसेस यूज़ होते हैं। एक लेड चैम्बर प्रोसेस है और दूसरा है जी कॉन्टैक्ट प्रोसेस ना। हमारे सिलेबस में ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस शामिल है। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है इसके मेन स्टेप्स आपको बता देता हूँ। ये इसकी समरी है जी। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास सल्फ़र है या कोई सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड या आयरन सल्फाइड को लेके हम क्या करते हैं, उसकी कंबशन करते हैं। मतलब इसको जब आप ऑक्सीजन देंगे सल्फ़र को या सल्फाइड और को, तो क्या बन जाएगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड बन जाएगा। फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड की फर्दर हम फिर कंबशन करते हैं और हमारे पास सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बन जाता है। सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में फिर हम जो है खुद से सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं और ये जनाब ओलियम बन जाता है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। फिर ये जो ओलियम है इसमें फिर हम क्या डालते हैं जी, इसमें हम वाटर डालते हैं। वाटर डाल के तो हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बना लेते हैं। तो ये कुछ मेन स्टेप्स हैं जी इसके, सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस जो आपने इसको बनाना है। तो ये तरीकाकार है जी। अब इसमें जो है वो मेन जो चीज़ आती है, ये सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस जो है इसकी प्रिपरेशन आपके सामने है। लेड चैम्बर प्रोसेस आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, ये कांटेक्ट प्रोसेस आपके सिलेबस में शामिल था। तो इसमें आपने ये देख लिया जी कि सल्फ़र की ऑक्सीडेशन होती है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होती है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनता है।
फिर उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल के ओलियम बनाते हैं और ओलियम में वाटर डाल के सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है। यहाँ आपको दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है, इसकी जब आप ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड में, ये सबसे मेन रिएक्शन है और ये ना एक ख़ास किस्म के टावर में होता है जिसको हम कॉन्टैक्ट टावर कहते हैं। तो मतलब इस पूरे कॉन्टैक्ट प्रोसेस का सबसे मेन रिएक्शन सल्फ़र डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन है जो कि सल्फ़र डाइऑक्साइड में जा रही है और ये एक ख़ास किस्म के टावर में होता है जिसको हम कॉन्टैक्ट टावर कहते हैं। तो इसीलिए कॉन्टैक्ट टावर में होने की वजह से ही हम इसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन के लिए जो हम कैटलिस्ट यहाँ यूज़ करने जा रहे हैं, कैटलिस्ट है जी वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। और आपको पता है 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर भी देते हैं और 1 atm प्रेशर भी चाहिए होता है सल्फ़र डाइऑक्साइड को कॉन्टैक्ट टावर में भेजने, क्योंकि इसके अंदर जनाब आर्सेनिक और डस्ट जो है ये मौजूद होती है एज एन इम्प्योरिटीज़। तो इन इम्प्योरिटीज़ को पाक करने के लिए इसको जो है वो सबसे पहले प्यूरिफिकेशन यूनिट में भेजा जाता है। इस प्यूरिफिकेशन यूनिट के 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला वो है जिसमें हम फेरिक हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करते हैं, दूसरा वो है जहां हम स्टीम को यूज़ करते हैं, और तीसरा जो है वो टेस्टिंग बॉक्स है। वैसे तो इस प्यूरिफिकेशन यूनिट के और भी ढेर सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन ये वाले जो पार्ट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। प्यूरिफिकेशन यूनिट में जहां हम फेरिक हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं तो ये आर्सेनिक को अब्जॉर्ब करता है। स्टीम जो है ये डस्ट को रिमूव करती है, और टेस्टिंग बॉक्स के ज़रिए हम चेक करते हैं क्या सल्फ़र डाइऑक्साइड में आर्सेनिक और डस्ट के सॉलिड पार्टिकल अभी मौजूद हैं या नहीं। उसके लिए हम टेस्टिंग बॉक्स में लाइट को जो है वो पास करते हैं। अगर जिस एंगल पे आपने लाइट पास की है उसी एंगल से अगर वो बाहर निकल रही है, इसका मतलब है नाउ देयर आर नो सॉलिड पार्टिकल्स इन द सल्फ़र डाइऑक्साइड। और अगर जो लाइट आपने इंसिडेंट की है वो उसका जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है, बाहर आने वाला जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट से डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड के अंदर अभी कोई सॉलिड पार्टिकल मौजूद हैं। तो उनको रिमूव करने के लिए फिर हम उसमें प्यूरिफिकेशन यूनिट में उसको रिसाइकल कर लेते हैं। तो ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। अब इसमें सवाल ये अक्सर आता है कि ये जनाब सल्फ़र डाइऑक्साइड में ये जो इम्प्योरिटीज़ थी आर्सेनिक और डस्ट, इनको रिमूव करना ज़रूरी ही क्यों है। तो ज़रूरी ये है कि अगर डस्ट पार्टिकल रिमूव नहीं करते तो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी परसेंटेज यील्ड लो हो जाएगी। और दूसरा ये है कि अगर आप आर्सेनिक को रिमूव नहीं करते तो आर्सेनिक एक पॉइज़न है जो कि वैनेडियम पेंटाऑक्साइड जो कि कैटलिस्ट है इस प्रोसेस का, उसकी पॉइजनिंग कर देगा। तो कैटलिस्ट की पॉइजनिंग एक प्रॉब्लम है, दूसरा डस्ट जो है वो प्रोडक्ट की परसेंटेज यील्ड जो है उसको लो कर सकता है। तो इसलिए जो है वो प्यूरिफिकेशन यूनिट जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड को प्यूरीफाई करके फिर हम उसको कॉन्टैक्ट टावर में भेजते हैं। दूसरा ये है कि ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल के ओलियम बनाया जाता है और फिर इसके अंदर वाटर डाल के आप सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बनाते हैं। तो ये इनडायरेक्ट काम हम क्यों करते हैं, इसकी बजाय हम ये डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं कि सल्फ़र डाइऑक्साइड है इसमें हम वाटर डालें तो सल्फ्यूरिक एसिड बन सकता है। तो ये वाला काम हम नहीं करते और इसको ही क्यों प्रेफर करते हैं, तो उसकी रीज़न ये है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड में वाटर डाल के सल्फ्यूरिक एसिड बन तो जाता है, बट दिस रिएक्शन इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है वो इस सल्फ्यूरिक एसिड जो कि बड़ा एक डेंस लिक्विड होता है उसको मिस्ट या फॉग में तब्दील कर देती है, और उस मिस्ट फॉग को दोबारा लिक्विड बनाने में जो है वो बड़ी मेहनत और लेबर जो है वो लगती है। पहली चीज़ तो ये हो गई, इसलिए हम सल्फ़र डाइऑक्साइड में सल्फ्यूरिक एसिड डाल के ओलियम बना लेते हैं और ओलियम में वाटर डाल के सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया जाता है। इसमें ये जो ओलियम है बाज़ औक़ात इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपसे पूछा जा सकता है। ये जनाब ओलियम जिसको हम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं,
ये उसका स्ट्रक्चर है, इसके बारे में भी आपको कोई ना कोई एमसीक्यूज जो है वो पूछे जा सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन हो गई, अब हैं इसके रिएक्शंस। दो रिएक्शंस हमने सल्फ्यूरिक एसिड के बेटा पढ़ने हैं। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने इसको पढ़ना है, और दूसरा एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो सल्फ्यूरिक एसिड अपने केमिकल रिएक्शंस में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करता है, और उसके साथ साथ ये एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो भी काम करता है। तो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम देखें इसको, जब भी कभी सल्फ्यूरिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा तो ये खुद रिड्यूस होकर सल्फर डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाएगा। देख लीजिए खुद जो है ये सल्फर रिड्यूस हो रहा है जी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद रिड्यूस होते हैं लेकिन ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ मिलके उनको क्या कर देगी, ऑक्सीडाइज कर देगी। और सल्फ्यूरिक एसिड हमेशा खुद जो है वो आपके सामने ये सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर में तब्दील हो जाएगा, रिड्यूस हो गया। अब इसमें हम कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स की लिस्ट लेते हैं। इस रिड्यूसिंग एजेंट्स में आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड आएगा, HX आएगा, फेरस सल्फेट है, ऑक्सैलिक एसिड है। ये कुछ जो है वो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। इवन कार्बन सल्फर जो है ये भी रिड्यूसिंग एजेंट हैं यहाँ। तो देखते हैं जी, ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो बेटा सल्फ्यूरिक एसिड से आई है। तो ये आप देख लीजिए जी, यहाँ सल्फर -2 है और यहाँ 0, हेलोजन -1 है, यहाँ 0, कार्बन यहाँ +3 है और यहाँ +4 है, फेरस सल्फेट में आयरन +2 है और यहाँ आयरन +3 है, कार्बन भी 0 है, सल्फर भी 0 है। तो सल्फ्यूरिक एसिड ये सारे जो हैं बेटा रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। इन रिड्यूसिंग एजेंट्स को सल्फ्यूरिक एसिड ने किस तरह ऑक्सीडाइज किया ये आपके सामने। देन एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट कैसे काम करता है जी, ये आपके पास इन सारों के अंदर अगर हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालते हैं
तो कार्बन अलग हो जाएगी और वाटर ये देखें जी निकाल दिया। एस्टिक एनहाइड्राइड बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें, इनसे जब आप वाटर निकालते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ काम कर रहा है। इसमें एक मेन रिएक्शन आता है ऑक्सैलिक एसिड जो है, इससे देखिए जी, इसमें ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि ऑक्सैलिक एसिड जो है, इसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। देखें, ऑक्सैलिक एसिड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 और कार्बन डाइऑक्साइड में +4। यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है। इसने, आप ये देखें ना कि अगर हम इस ऑक्सैलिक एसिड से वाटर मतलब ये 2 हाइड्रोजन निकालें और 2 हाइड्रोजन कौन खींच रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है तो आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर बनता है और ये नेसेंट ऑक्सीजन। ये वाली नेसेंट ऑक्सीजन अगर इन दोनों हाइड्रोजन्स को खींच लें तो ये बन जाएगा वाटर। बाकी साथ जो है SO2 और वाटर तो ज़ाहिर बात है बन नहीं रहे हैं, वो माइनर प्रोडक्ट है। पानी तो उधर भी बनेगा इधर भी बनेगा, ये कॉमन है। मेन चीज़ ये है कि ऑक्सैलिक एसिड से अगर हाइड्रोजन खींचिए, हाइड्रोजन किसी चीज़ से निकालते हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सैलिक एसिड की ऑक्सीडेशन, ये दोनों हाइड्रोजन, ये सल्फ्यूरिक एसिड ने खींचनी, इसकी जो ऑक्सीजन थी उसने ये दोनों हाइड्रोजन खींच के वाटर बना दिया। बाकी देखें, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड, जब वो बच गई तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं। और अगर ऐसा हो कि ये देखें ऑक्सैलिक एसिड है, आप इससे वाटर खुद ही निकाल दें, वाटर निकालते हैं तो देखें बाकी क्या बचा, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का निकलना ये बता रहा होता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है दैट बिहेव एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो मैं अपनी बात को इस तरह कंक्लूड करता हूँ कि अगर ऑक्सैलिक एसिड में आप सल्फ्यूरिक एसिड डालें और प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सिर्फ ये 2 चीज़ें बन रही हैं, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बन रही, तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड का रोल एज आ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और अगर आप जो है ऑक्सैलिक एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनता है, यानी ये 3 चीज़ें बनती हैं, तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड का रोल एज आ डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो होगा। तो ये था जी सल्फ़र के कंपाउंड्स। इसमें सल्फ़र की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियोल, यानी उर्दू में इसे बोलते हैं गंधक का तेजाब, ऑयल ऑफ विट्रियोल, और ये जो है ये किंग ऑफ केमिकल्स भी है। किसी भी मुल्क की जो केमिकल इंडस्ट्री है वो इसकी एनुअल प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। जितना किसी मुल्क के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की एनुअल प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो उसकी जो केमिस्ट्री है, इंडस्ट्री है, उतनी ज़्यादा वेल डेवलप होगी। तो ये बेटा सारा सल्फ़र के कंपाउंड्स थे।
तो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं वो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।